हेलो क्लास 9th। चलिए अब हम आगे इस चैप्टर को पढ़ते हैं, पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। और अब देखते हैं कि अफ्रीका में पेस्टोरलिस्ट लोगों को किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। आपको याद ही है पिछली क्लास में हमने अफ्रीका के पेस्टोरलिस्ट के बारे में पढ़ना शुरू किया था, और अब हम आगे देखेंगे कि उनको भी भारतीय पेस्टोरलिस्ट लोगों की तरह कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। In 19th century, African pastoralists could move over vast area in search of pastures. 19th century तक तो अफ्रीकन पेस्टोरलिस्ट जो थे वो बहुत बड़े एरिया में अपने जानवरों को लेकर चारागाह के लिए घूम सकते थे। When the pastures were exhausted in one place, they moved to different area to graze their cattle. और जब एक जगह चारागाह में चारा ख़त्म हो जाता था तो वो दूसरी जगह अपने दूसरे चारागाह में अपने जानवरों को लेकर चराने के लिए चले जाया करते थे। From the late 19th century, the colonial government began imposing various restrictions on this mobility. लेकिन जब 19th century का अंत हो रहा था, ख़त्म हो रहा था 19th सेंचुरी, उस समय वहाँ पर कॉलोनियल सरकार आ गई थी, विदेशियों का कब्ज़ा हो गया था उनके देश के ऊपर। और इस वजह से क्या था, अब उन्होंने बहुत तरह की उनकी मूवमेंट पर बहुत तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। Like the Maasai, other pastoral groups were also forced to live within the confine of the special reserve. मसाई लोगों की तरह कई और दूसरे पेस्टोरल ग्रुप्स को भी ज़बरदस्ती अपने एक ख़ास एरिया में रिज़र्व करके छोड़ दिया गया था, यानी कि बस आप इस एरिया से बाहर नहीं जा सकते, इसी में रिज़र्व रहो आप। The boundaries of these reserves became the limit within which they could now move. अब उसकी जो बाउंड्री बना दी गई थी उसी के अंदर वो अपने जानवरों को लेकर घूम सकते थे, उसके बाहर कहीं नहीं जा सकते थे। They were not allowed to move out with their stock without a special permit. और उनको कहा गया कि भाई आपको इजाज़त नहीं दी जा सकती, तब तक नहीं दी जा सकती जब तक आप एक स्पेशल परमिट न ले लो अपने जानवरों को दूसरी जगह चराने के लिए ले जाने के लिए। And it was difficult to get permit without trouble and harassment. और आपको पता ही है कि परमिट इतनी आसानी से ये विदेशी लोग तो दे नहीं सकते थे, उनको बहुत तरह की परेशानियों का और बहुत तरह की हैरेसमेंट उनके साथ होता था। यानी कि अब अगर आपको परमिट लेनी है तो भाई भाग भाग के जाओ ऑफिस में जाके परमिशन, आज तुम्हारा काम नहीं हो सकता, फिर दूसरे दिन आओ, फिर दूसरे दिन नहीं तो तीसरे दिन आओ, हो सकता है पैसा वगैरह भी परमिट के लिए जमा करना पड़ता होगा, उसके लिए परेशानी उनको उठानी पड़ती थी। इस तरह से बहुत तरह से उनको परेशान किया जाता था। Those found guilty of disobeying the rules were severely punished. और जो लोग जो नियम बना था परमिट का, उसको अगर वो उसका पालन, उस नियमों का पालन वो नहीं करते थे, उनको बहुत कड़ी सज़ा दी जाती थी। Pastoralists were also not allowed to enter the market इन वाइट एरियाज़। और पेस्टोरलिस्ट लोगों को कहा गया था कि भाई तुम है सो हमारे उन मार्केट में नहीं घूम सकते जो कि गोरे लोगों के इलाकों में है, यानी जो यूरोपियन जाकर बस गए थे वहाँ पर अफ्रीका में, उनके एरिया में घुसने की इजाज़त उनको नहीं थी पेस्टोरलिस्ट लोगों को। इन मेनी रीजन दे वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एनी फॉर्म ऑफ ट्रेड। और कई इलाके ऐसे थे वहाँ पर तो उनको बिल्कुल मनाही कर दी गई थी कि तुम यहाँ पर आकर किसी तरह का व्यापार या अपने सामान बेचने का काम नहीं कर सकते। White settlers and European colonies saw pastoralists as dangerous and savage. और ये गोरे लोग जो थे जो जाकर वहाँ बस गए थे और जो जहाँ पर यूरोपियन कॉलोनीज़ थी, वो लोग तो पेस्टोरलिस्ट लोग को बड़ी ख़तरनाक और बड़ी बहुत ही मतलब जंगली समझते थे उनको। People with whom all contact had to be minimized. और उनको लगता था कि ये लोग वो हैं जिनके साथ कम से कम संबंध हो तो ज़्यादा अच्छा है, यानी लेन देन नहीं करना, उनके साथ उठना बैठना नहीं, उनसे बातचीत नहीं करना, इस तरह से जितना कम हो तो उतना ही अच्छा है। Cutting off all the link
was however never really possible। लेकिन अब जहाँ पर सभी तरह के इंसान रह रहे हैं, अब उन्हीं के देश में आप जाकर रह रहे हो, तो उनसे तो बिल्कुल कट ऑफ तो आप नहीं हो सकते। अब आप देखिए कोई विदेशी भारत आएगा, भारत में चाहेगा कि भारतीय लोगों से वो कट ऑफ हो जाए, तो नहीं हो सकता ना, संभव नहीं है। अब क्योंकि वो भारत में ही आया है, तो भारतीय लोगों से तो किसी न किसी हालत में कॉन्टैक्ट उसको रखना ही पड़ेगा। तो वैसे ही यूरोपियन लोगों का था, यूरोपियन अफ्रीका चले गए थे और वहाँ पर जाकर अपना काम धंधा का व्यापार करने लगे थे। अब वैसे में क्या था कि वो चाहते भी तो भी जो अफ्रीकन्स हैं उनसे तो कट ऑफ नहीं हो सकते थे, तो कट ऑफ तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते थे। बिकॉज वाइट कॉलोनीज हैड टू डिपेंड ऑन ब्लैक लेबर टू बोर माइंस एंड बिल्ड रोड्स एंड टाउन्स। और ख़ास तौर पे ये जो गोरे लोग थे उनको तो वैसे भी मज़दूरों की और इन सब की नौकरों की ज़रूरत थी, क्योंकि मज़दूर जो थे वहाँ पर माइनिंग जो होती थी उसमें वहाँ अफ्रीकन मज़दूर ही काम किया करते थे, सड़कें बनवानी होती थी उनको, शहर बस रहे थे, तो हम मज़दूरी का काम के लिए तो अफ्रीकन लोग ही चाहिए था। यूरोप से तो मज़दूर नहीं जाते उनके साथ। तो इस वजह से क्या था कि उनको हर हालत में उनसे किसी न किसी तरह से तो संबंध रखना ही था, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वो माइनिंग वहाँ करवा रहे थे, वो सड़क बनवा रहे थे, शहर बसा रहे थे, तो वहाँ पर मज़दूरों की तो उनको आवश्यकता थी। New territorial boundaries and restriction imposed on them suddenly changed the lives of pastoralists। अब नए नए जो रेस्ट्रिक्शन लगाए गए, नई बाउंड्री जो बनाई गई, तो उनकी जो जीवन था पेस्टोरलिस्ट लोगों का वो बदलने लग गया, अचानक बदल गया, मतलब अचानक बदलने लग गया। दिस एडवर्सली अफेक्टेड बोथ देयर पेस्टोरल एंड ट्रेडिशनल एक्टिविटी। और इससे क्या हुआ, उनकी दोनों पेस्टोरल एक्टिविटी भी और व्यापार वाली एक्टिविटी दोनों पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा। अर्लियर पेस्टोरलिस्ट नॉट ओनली लुक्ड फॉर एनिमल हर्ड बट ट्रेडेड इन वेरियस प्रोडक्ट। पहले क्या था, ये पेस्टोरलिस्ट जो थे वो अपनी जानवरों को तो देखते ही थे, जो जानवर उन्होंने पाल रखा था, लेकिन इसके अलावा व्यापार भी कई तरह के सामान का किया करते थे। द रेस्ट्रिक्शन अंडर colonial rule did not entirely stop their trading activities, but they were now subject to various restrictions। वैसे तो जब विदेशी जो कॉलोनियल रूल था जब वहाँ अफ्रीका में शुरू हो गया था, तब क्या था कि वहाँ पर कुछ तो उनके व्यापार पर असर पड़ा था, क्योंकि उसको रोका गया था, एक्टिविटी उनकी रोकी जाती थी व्यापार करने की। लेकिन कई मामले ऐसे थे जहाँ पर कुछ तो रेस्ट्रिक्शन चल जाता था, हर जगह तो रेस्ट्रिक्शन नहीं चलता था पूरी तरह से, मतलब उनका व्यापार वो या जो व्यापारिक एक्टिविटी थी उसको पूरी तरह से तो नहीं रोक पाए थे। When pasture dry, अब जब इनका चारागाह जब सूख जाता था गर्मी के समय में, या जब बारिश नहीं होती थी, तब वो क्या करते थे। ड्रॉट अफेक्ट द लाइफ ऑफ पेस्टोरलिस्ट एवरीवेयर। जैसा हमने देखा ही था, सूखा जो होता है, सूखा क्या करता था, इन पेस्टोरलिस्ट लोगों की लाइफ पर बहुत असर डालता था। ये सिर्फ अफ्रीका में नहीं, भारत में भी हमने देखा। व्हेन रेन फॉल्स एंड पास्चर आर व्हेन रेन फेल्स एंड पास्चर्स आर ड्राई, कैटल्स आर लाइकली टू स्टार्व unless they can be moved to area where forage is available। और जब बारिश बिल्कुल नहीं होती तो पास्चर सूख जाता, वहाँ पर चारा नहीं होता, तो सभी जानवर जो थे वो भूखे हो जाते थे, भूखे रहने लगते थे। और तब तक वो भूखे रहते जब तक उनको कोई ऐसे एरिया में न ले जाया जाता जहाँ पर उनके लिए चारा अवेलेबल था। दैट इज़ वाई ट्रेडिशनली पेस्टोरलिस्ट आर नोमेडिक। यही कारण है कि पारंपरिक रूप से ये पेस्टोरलिस्ट जो हैं वो नोमेडिक होते हैं। नोमेडिक हमने पहले भी पढ़ा था, वो जो अपने जानवरों को लेकर इधर उधर घूमते हैं, उनको नोमेडिक कहा जाता है। दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और अपने जानवरों के लिए चारे की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। दिस नोमेडिज्म अलाउड देम टू सर्वाइव बैड टाइम्स एंड अवॉइड क्राइसिस। और यही नोमेडिक जो उनका नेचर था, है ना, इसके कारण ये बुरे समय में अपने आप को मतलब बचा पाते थे, बुरे समय से अपने आप को बचा पाते थे, और कोई भी किसी तरह की क्राइसिस को अवॉइड कर सकते थे या फेस करने के लिए सक्षम थे।
But from the colonial period, the Masai were bound down to a fixed area confined within the reserve and prohibited from moving in search of pasture. लेकिन जब colonial period अफ्रीका में शुरू हुआ तो ये मसाई लोग जो थे वो बंद गए एक ख़ास एरिया में, जहाँ पर उनको वहीं पर रहने के लिए उनको कहा गया था, और ये कहा गया था कि आप यहाँ से वहाँ पाश्चर की तलाश में नहीं जा सकते। उनको निषेध कर दिया गया था, रोक दिया गया था उनको। दे वर कट ऑफ फ्रॉम द बेस्ट ग्रेजिंग लैंड, सबसे अच्छे जो उनके चारागाह थे उनसे उनको दूर कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। एंड फोर्स टू लीव विद इन अ सेमी एरिड ट्रैक्ट प्रोन टू फ्रिक्वेंट ड्रॉट, और उनको ज़बरदस्ती एक ऐसे इलाके में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया था जो सेमी एरिड ट्रैक्ट था, यानी ऐसा एरिया जहाँ पर बारिश कम होती है और ऐसे एरिया में अक्सर सूखा पड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए अक्सर यहाँ पर सूखा पड़ता रहता था। Once they could not shift their cattle to place where the pastures were available, large number of Maasai cattle died of starvation and disease. और अब जब ऐसी हालत थी उनकी कि वो अपने जानवरों को लेकर अच्छे चारागाह के लिए एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते थे, तो उसका नतीजा ये था कि जो अवेलेबल चारागाह था उसी में जानवरों को खिलाना था। अब जानवर चाहे उनका पेट भरे या न भरे, यही कारण क्या था कि मसाई लोगों के बहुत सारे जानवर भूख से मर गए या फिर बीमारी से ग्रसित होकर मर गए, ख़ास तौर पे तब जब दीज ईयर्स ऑफ ड्रॉट, जब सूखे का मौसम होता था। An inquiry of 1930 showed that Masai of Kenya possessed 7,20,000 cattle, 8,20,000 sheep and 1,71,000 donkeys. एक स्टडी की गई थी 1930 में, और जब सर्वे में पता चला था कि मसाई जो केनिया में रहते हैं वो उनके पास 7,200 कैटल यानी कि गाय बैल जो होती हैं वो होती थी, और 8,200 शिप्स होते थे, और 171,000 डंकीज़ होते थे। तो इस तरह से क्या था, इन जस्ट 2 ईयर ऑफ सीवियर ड्रॉट, लेकिन सिर्फ 2 साल जब बहुत ज़बरदस्त सूखा पड़ा 1933 और 1934 में, ओवर हाफ ऑफ द कैटल इन मसाई रिजर्व डाइड, उनके आधे, लगभग आधे जानवर जो थे इस रिज़र्व में, मसाई लोगों के रिज़र्व में, वो मारे गए। एज द एरिया ऑफ ग्रेजिंग लैंड शैंक, अब चूँकि इनका जो चारागाह था वो छोटा पड़ गया था, द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रॉट इंक्रीज्ड इन इंटेंसिटी, तो क्या हो गया कि जो सूखा था वो अक्सर हो जाया करता था, हमेशा लगभग हर साल सूखा पड़ने लगा था। द फ्रीक्वेंट बैड ईयर लेड टू स्टेडी डिक्लाइन ऑफ द एनिमल स्टॉक ऑफ पेस्टोरलिस्ट, और ये जो बार बार बुरा साल चलता था सूखे का, इसके कारण लगातार उनके जानवरों की संख्या में गिरावट हो रही थी इन पेस्टोरलिस्ट के, है ना। तो इस तरह से हम देखें कि जहाँ भी ये कॉलोनियल लोग गए वहाँ उस देश की हालत इन्होंने बिल्कुल ख़राब कर दी थी, यानी कि जहाँ कहीं भी गए अपना फ़ायदा देखा, वहाँ के रहने वाले लोगों का बिल्कुल नहीं देखा। इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत लोगों को तकलीफ़ उठानी पड़ी। तो अब नेक्स्ट क्लास में नॉट ऑल वर इक्वली अफेक्टेड हम देखेंगे।